है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑपरेशन। अब लॉ ऑपरेशन के जरिए हम किस तरह से जो है इनवर्स फाइंड कर सकते हैं वो थोड़ा समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले में ऐसा मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें ए के साथ हम ऑगमेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए के साथ क्या ऑगमेंट करते हैं आइडेंटिटी। और फिर ये जो पहला वाला मैट्रिक्स ए था ना, इस पे लॉ ऑपरेशन अप्लाई करके इसको क्या बना देते हैं आइडेंटिटी हम इचेलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो इसके पैरेलल में जो दूसरा मैट्रिक्स बनता है वो बनता है ए। अब ये किस तरह से थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो एग्जांपल अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हो, ठीक है, आपके पास क्या लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स, ठीक है, अगर मैं ए को क्या करूं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया, इस ए को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स, तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैंने इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप i को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा a इनवर्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को आप दरअसल अगर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, और इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स मिल जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो ये मैट्रिक्स आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दरअसल हमें काम करते हैं कि हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके साथ एक मैट्रिक्स ऑगमेंट कर देंगे और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले अपना मैट्रिक्स -3 1 -1 फिर 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ऑगमेंट मैट्रिक्स बना दूंगा और वो क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इधर पे नहीं सोचना है कि मुझे ए इनवर्स कैसे बनाना है, आपने क्या बनाना है इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस साइड पे आपने क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने इस साइड पे सिर्फ सोचना है कि क्या बन जाए आइडेंटिटी, इधर जो चीज मिलेगी वो बनेगी, ठीक है। अब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो हमारे लिए क्या जरूरी है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनाना और उसके नीचे क्या करेंगे r इनटू -2 से मल्टीप्लाई करके उसको r2 में ऐड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे r2 में ऐड कर देंगे और क्या ऐड कर रहे हैं -2 इससे आपको क्या मिल जाएगा r2, ठीक है। अच्छा अब हम ये काम कर रहे हैं फर्स्ट, इसमें सिर्फ सेकंड टर्म में दूरी आ रही है, फर्स्ट टर्म का पैटर्न देखने के लिए -3 1 0 0। अब सेकंड टर्म में तब्दीली आ रही है, -2 से मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 6 प्लस 1 7 -4 प्लस 0 -4 -2 प्लस 0 -2 0 प्लस 1 0 प्लस 0। थर्ड रॉ में कोई ऑपरेशन हमें अप्लाई किया, ये इक्वलिटी 0 0 -1 1 0 0, ठीक है सर। अब हमें क्या करना होगा, इसको बनाना है 1। अब इसको 1 बनाने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं रॉ को मल्टीप्लाई करवा दूं 1/7, उससे ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन बना देगा, जनरेशन से हमारी
तो मैं मेथड का ये कह रहा हूँ कि मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके, चलिए 8 3 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके इसको 8 के साथ इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा सेकंड थर्ड लॉ को हम सेकंड लॉ के साथ चेंज कर रहे हैं और एक और काम कर रहे हैं नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ चेंज 8 और माइनस का 8, तो ये मेरे इंटरचेंज है, तो ये इंटरचेंज करेंगे तो r2 में तब्दीली आएगी, r3 में तब्दीली आएगी, r1 में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इंटरचेंज हो रहा है 8 और 8 नहीं होगा। तो r1 का पैरामीटर देखते हैं 1 3 माइनस 1 माइनस 3, फिर उसके बाद 1 0 0 ठीक है। सेकेंड रो में तब्दीली आ जाएगी। जो थर्ड रो था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस का 1 माइनस 1 0 0 0 0, ठीक है। जबकि 8 से 8 3 बन जाएगा 0 7 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये 1 बनाया है, अब इस 1 के अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें इस 1 के ऊपर भी 0 आना चाहिए, इस 1 के नीचे भी 0 आना चाहिए। तो हम पहले ऊपर वाला लिखेंगे क्योंकि रॉ पहले हम लिखते हैं, तो इसका हिसाब किताब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम r1 में ऐड करेंगे, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा r1 में मैं ऐड कर रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ इससे बन जाएगा r1, ठीक है। लेकिन मुझे एक और ऑपरेशन अप्लाई करना है और वो क्या होगा, इसको भी तो 0 करना है, इसमें क्या करेंगे r 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 टाइम्स ऑफ r2, यहाँ हो जाएगा r3, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ r3, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कैसे लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, तो r में तब्दीली आ रही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो 0 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 0 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 माइनस 3 प्लस 0, ठीक है। सेकेंड लॉ में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, थर्ड लॉ में तब्दीली आ रही है। सेकेंड लॉ का ऐसा लिखते हैं 0 1 माइनस 1 0 0, ठीक है। थर्ड लॉ में क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7, तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 माइनस 7 प्लस 7 0 7 माइनस 4 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 1 1 7 प्लस 0, ठीक है। तो ये बात बन गया इसके नीचे 0, ये बात हो गया इसके नीचे 0। अब इसको अब इसके लिए इंटरचेंज करें और अपने समझता हो इन दोनों में काम कर चुका हूँ 1 1 बना चुका हूँ, इसको किसी के साथ इंटरचेंज नहीं, आप ये सोच सकते हैं 1 1 इंटरचेंज करके मैंने करेगा मसला ये हो गया। अब इसको करने के लिए हम बनाएंगे एक तरीका है कि आप करना है इसे, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है
हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली सिर्फ किसमें आएगी, सही है। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐसे ही लिखूंगा 1 0 -1 1 0 ठीक है, 0 1 -1 0 1 -1 0 0 ठीक है। थर्ड लॉ को मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 0 ये हो जाएगा माइनस का 2/3 1/3 माइनस 2/3 1/3 और 7। अब ये फ्रैक्शंस में आ चुके हैं, तो अब आप कोशिश ये करें कि सारी तरकीब कैलकुलेटर से ही ये फ्रैक्शंस में अक्सर आप गलती कर रहे थे, अब आपने जो है कैलकुलेटर आके ही रखनी है। अच्छा अब करना मुझे क्या है, मुझे सिंपली क्या करना है, ये तो बन करके इन दोनों को 0 कर, तो आठ हम कैसे 0 हो जाओ, और जो 1 बना था उसकी हिसाब क्या करें, जिस ले जाकर ऐड कर दो 8 3 क्या हो जाएंगे 8 1 प्राइम है ना, सिंपली 8 3 को ले जाकर इसमें ऐड कर दो 0 हो जाएगा। और इसमें कैसे 8 3 ले जाकर 8 हो जाएगा, 8 2 में क्या करेंगे भाई, ये क्या बन जाएगा 8 2 9। अब इन दोनों को जिस ले जाकर आपने R1 और R2 ऐड कर देना है, आप दोनों में क्या कर रहे हैं R3 0 + 1 1 0 + 0 0 +1 - 1 माइनस 2/3 + 1 कैलकुलेटर उठा गया माइनस 2/3 + 1 1/3 पहले डायरेक्ट कैलकुलेटर से ऐड करें -2/3 + 1 हो गया 1/3 आ गया 1/3 + 0 कैलकुलेटर से इसको ऐड करें 7/3 -2 ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको इसमें ले जाकर ऐड करें 0 + 0 0 + 1 1 + 1 और -1 -2/3 + 0 -2/3 1/3 + 0 3 बार 7/3 4/3 और फिर ड्रॉप ऐसे ठीक है। तो ये आपने क्या बना लिया, तो ये आपने इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया तो साथ वाला क्या बन गया होगा, A inverse equals to 1/3 minus 2/3 minus 2/3 1/3 1/3 1/3 minus 2/3 4/3 7/3 clear है इसमें कोई कंफ्यूजन clear है ऐसे बेटा। now we are starting exercise 2.6 और 2.6 में हम दरअसल डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड इक्वेशन मेथड और क्रैमर्स रूल और गॉस जॉर्डन, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन, डिफरेंट मेथड्स को सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल हम 2.6 में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डील कर रहे हैं, सही है। अरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम यहाँ पर पढ़ने से पहले सबसे पहली जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया ऑफ
सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये क्या चीज होती है? तो जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं, दरअसल यकीनन कुछ ना कुछ लाइंस होंगी जिनकी आपके पास इक्वेशन होगी। तो लाइंस की तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो लाइंस क्या हो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दो लाइंस क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनका एक ही कॉमन पॉइंट मौजूद है। मतलब आप इन दो लाइंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं रैंडमली कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x + 2y = 1 और x + y = 7, जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू मिल जाएगी। सही है, तो यहाँ पर तो इस पॉइंट को बता देंगे, तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपके पास लाइन इस तरह से होती है जो ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही होती है? ओवरलैप कर रही है। तो ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। ये जो दो लाइन से हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज मिल जाती है। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल अगर दो लाइंस जो कोइंसिडेंट है, जो मैंने कहा कि जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो उसमें दरअसल क्या होता है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं लाइक x + y = 3 लिखा हुआ है और दूसरी इक्वेशन फॉर एग्जांपल 7x + 7y = 20। ठीक है, ऐसे बात x + y = अब ये दो इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। अगर मैं इसमें से y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी 3 - अब मैं इसको ले जाकर रखते इक्वेशन y में सब्स्टिट्यूट तो क्या हो जाएगा 7x + 7y की जगह क्या लिखेंगे 3 - x = 21। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास 7x + 21 - 7x = 21। x से x कैंसिल हो गया और क्या आ गया 21 = 21। आप सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? x की वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और 21 = 21 आ गया, सही मतलब करेक्ट चीज आ रही है, उसमें ऐसा नहीं कि इक्वेशन में कोई खराबी आ गई। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करें, सही है, वो सैटिस्फाई हो। जितने भी पॉइंट्स इस लाइन में मौजूद हैं वो दोनों इक्वेशंस को हमेशा सैटिस्फाई करें। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप y की सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालते हैं जो कि 7 - x है, अगर इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा 3x + 4y की जगह 7 - x = 1। 3x + 14 - 2x = 1। ये कितना आ जाएगा x 1 - 14 x = माइनस का आपको x की वैल्यू मिल गई। ऐसे पुट करेंगे, ऐसे पुट करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिला, इस बात को इंडिकेट करेंगे ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और एक और केस हो सकता है नो सॉल्यूशन वाला, दो लाइन ऐसी भी हो सकती हैं। अब ये जब ये वाली लाइन है, ये जो इंटरसेक्ट करती है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं, इसमें एक कॉमन पॉइंट है, अब यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन, इसमें सारे कॉमन पॉइंट है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर इसके लिए इक्वेशन में डेवलप करके फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 3y = 1 और दूसरी इक्वेशन में लिख देता हूं 4x + 6y = 3। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बल्कि इसको मैं ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाला, क्या सब्स्टिट्यूट वैल्यू आएगी y = 1 माइनस इसलिए जाके इसमें पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 4x + और y की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 2x = 10। 4x + 2 माइनस का 4x = 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 = 10।
एक तो आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते और दूसरा क्या मसला आ गया तो ये तो है ये तो बिल्कुल मैथ्स है ठीक है। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन था ही नहीं सही है। यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट है नहीं आपने इसमें से उठा के इसको पुट कर दिया और कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश की है ही कोई कॉमन पॉइंट जो आपको देगा और इक्वेशन में भी आ गया इक्वल्स टू 10 आ गया। तो ये वाला केस हमने देखा ये क्या था यूनिक सॉल्यूशन ये क्या था इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ये क्या था। तो अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है चाहे एक सॉल्यूशन मिले या चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसको हम इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं कंसिस्टेंट। और अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अच्छा ये वाली चीज दो इक्वेशन वाली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है वो उसमें बड़े आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 इक्वेशन है या 4 इक्वेशन है तो इतने आराम से नहीं चल सकते। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ ऑपरेशंस ठीक है और रैंक को इस्तेमाल सही है। अगर आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या है 3 इक्वेशन है 4 इक्वेशन है तो इतने सिंपल तरीके से आप जज नहीं कर सकते तो थोड़ी ज्यादा वर्किंग होती है। तो इसमें हम हेल्प लेते हैं किसकी रैंक सही है। ड्रॉ ऑपरेशन से रैंक फाइंड करें और रैंक से फिर हम बताते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट और अगर कंसिस्टेंट है तो कौन सा वाला कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन वाला है या अब ये सब हम बताते कैसे। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के मैट्रिक्स की बात की एक मैट्रिक्स ए लिखा और एक ए बी सही है। तो मैट्रिक्स ए क्या होगा जो x y z के कोएफिशिएंट्स है ना यहाँ तक का जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स ए होगा ठीक है। और अगर मैं उसमें एक और मैट्रिक्स ऑगमेंट कर दूं ये कांस्टेंट नंबर्स वाला तो उसको हम क्या कहते हैं ए सही है। तो मैं लिख देता हूँ तो कोएफिशिएंट तक अगर आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ए है और अगर कांस्टेंट तक देख रहे हैं तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जिसमें कांस्टेंट को ऐड कर देंगे एक और कॉलम ऐड कर देंगे ठीक है। तो अगर आपका जो रैंक है ए का और ए बी का दोनों का रैंक क्या है बराबर है और वो रैंक है किसके बराबर n इज नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ पे कितने अननोन्स है कितने अननोन्स। तो अगर आपका रैंक ए का रैंक भी 3 है और ए बी का रैंक भी 3 है और इसमें नोड्स भी 3 है ये तीनों चीजें बराबर होगी तो आप क्या कहेंगे कि सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होने के साथ इसमें क्या है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसा हो जाए कि रैंक ऑफ ए फॉर एग्जांपल आ गया रैंक ऑफ ए भी दिया गया लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स है 3 तो सिस्टम को कंसिस्टेंट जरूर कहेंगे लेकिन इसमें सॉल्यूशन कैसा होगा लेकिन अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर रहा यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम सॉल्यूशन सीखें उससे पहले हम ये कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। 1 -2 यहाँ तक तो आपका मैट्रिक्स ए बी होगा लेकिन इसमें आप ऑगमेंट ले रहे हैं कांस्टेंट को ठीक है। ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 1 5 -4 -3 ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक अपने मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो ये मैट्रिक्स ए है और यहाँ तक देख रहे हैं तो ये ए बी सही है। अच्छा अब आपने क्या करना है भाई इसका रैंक निकालना है तो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटी फिर इसके बाद क्या होना चाहिए 0 और ये भी तो हम दोनों में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 में क्या करेंगे माइनस में 2
फर्स्ट टर्म में कोई तब्दीली नहीं आएगी, फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही लिखेंगे लाइन -2 ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, तो -2 + 2 4 + 3 7 4 + 1 5 2 + 1 ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, इसमें ऐड करें तो अब इससे मल्टीप्लाई करें -5 + 5 10 - 4 6 10 - 3 7 5 + 1 ठीक है। तो ये 1 बन गया और इसके नीचे 0 है। अब इसको 1 बनाना, एक तरीके तो यूज करते हैं, इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इधर भी 1 नहीं, लेकिन एक और स्ट्रैटेजी बताइए, अगर आप 8 में से 8 3 माइनस कर दें तो ये 1 बन जाएगा, ये काम करें। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें से इसको काट दें, तो हम क्या कर रहे हैं R2 माइनस R2, जिससे आपका क्या बन जाएगा, देखिए R2। अब हम लिख लेते हैं भाई फर्स्ट टर्म में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, 1 - 2 - 2 अब क्या कह रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं, 0 - 0 7 - 6 1 5 - 7 -3 - 6 ठीक है। तो फिर थर्ड रो में ऐसे लिखते हैं 0 6 7 ठीक है। अब हमें क्या करना है, रैंक फाइंड करने के लिए एप्सिलॉन को ऊपर आते हैं, तो इस 1 के नीचे 0 बनाते हैं, तो -6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 प्लस ठीक है। हम इसमें ऐड करें R3 में ऐड करें -6 टाइम्स ऑफ, इससे हो जाएगा R3 फर्स्ट लॉ में तो आप ऐसे ही लिखते हैं, फर्स्ट लॉ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सेकंड लॉ में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, थर्ड लॉ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। थर्ड लॉ में क्या चेंजेस आ है, -6 से मल्टीप्लाई करें, तो 0 + 0 -6 + 6 12 + 7 18 + 6 20 अब हमें क्या करना है भाई, ये 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, इसको बनाना है, तो इसको क्या करेंगे भाई 1/19 से बाद में इससे एडिशन ऑफ रिड्यूस हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 1/19 से 1/19 टाइम्स ऑफ R3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बनता है भाई, फर्स्ट लॉ को ऐसे ही लिख दिया, सेकंड लॉ को भी ऐसे ही लिख दिया, और थर्ड लॉ 0 0 1 और 24/24 ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगेगी, इसको यहाँ तक ये आपका मैट्रिक्स A है ना, 3/3 वाले में मैट्रिक्स A है, मुझे पता है इसका रैंक क्या है, नॉन जीरो रॉस कितना है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A है हमारे पास। अब मुझे बताएं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A भी क्या है, पूरा यहाँ ठीक है। जब आपने इसको देखा तो इसमें भी तीनों क्या थे, नॉन जीरो रॉस, इसको भी इंक्लूड कर दिया, अब भी ये क्या है, नॉन जीरो रॉस, ये भी 3 है, और इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3, ऐसे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं
पर आपका जो रैंक ए है वो बराबर है रैंक ऑफ ए बी के और एन। ये इस बात को इंडिकेट करें कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज क्लियर है? यहाँ पे कोई प्रश्न? बस एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद एक और। वो एग्जाम्पल कैलकुलेशन के बाद ये चीज आ जाए। वो एग्जाम्पल कैलकुलेशन के बाद ये चीज आ जाए। मुझे पता है यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या है? 2 है। रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए बी क्या है? ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब मैं क्या कहूँ? इनकंसिस्टेंट एंड आगे मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये काम करूँ, इसको भी अगर मैं बना दूँ 0 और इसको भी बना दूँ 0, अब आप क्या कहेंगे? रैंक ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ ए बी क्या है? और एन क्या है? ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर इसके नीचे जो है क्या कहेंगे? सिस्टम है कंसिस्टेंट एंड हैज